गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम के लिहाज से बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी इस GK 2020 चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक वीडियो आपको क्वालिटी पूर्ण मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष कौन कौन से क्वेश्चन पेश करने वाला हूं वो भी आप देख लीजिए। किस पार्टी ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा के सामने सरकार बनाने का दावा किया है गोवा में, तो उसी के बारे में। अमेरिकी रियलिटी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट, इसी के बारे में। एक नई अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति की घोषणा की है, उसी के बारे में। रियल एस्टेट डेवलपर का रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रीट, तो उसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। भारत के बंगाल डेल्टा में होने वाले प्रवासन का मुख्य कारक कौन सा कारण है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और शरीर के एक भाग में ठीक करने के लिए विकसित की गई एक नई तकनीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीक है, उसी के बारे में। और लोकसभा चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, तो इसके लिहाज से एक तो रोजाना टॉपिक बनता ही है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा मतदान की अवधि में 2 घंटे की वृद्धि की गई है एक स्टेट में, उसी के बारे में। मुआवजे के तौर पर बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा है किसी और देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, तो उसी के बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है जो हाल ही में हमारे खबरों में दिखा गया है, तो उसी के बारे में। ग्रे हाइपोकोलियस जो एक है, ये क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली, इसी के बारे में चर्चा करूंगा। प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा हाल ही में एक स्टेट ने की है। और रामकृष्ण मिशन जो हाल ही में अखबारों में मिला है। और कलादान परियोजना जो किस से संबंधित है, ये सारे टॉपिक पर मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारी GK 2020 चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बाजू में एक बेल आइकन दी गई है, उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलने वाली है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है, इसमें इस लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी बात, आज के वीडियो की PDF फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस पार्टी ने सबसे बड़े अकेली पार्टी होने के नाते राज्यपाल मृदुला सिन्हा के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है? तो हमने कल ही करंट अफेयर में देखा था कि हमारे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर साहब का निधन हो गया है, और उसी के तहत वो मुख्यमंत्री होने के नाते अब वहां फिर से सरकार बनाने का दावा किस पार्टी ने किया है? तो इसी का सही आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कि कांग्रेस ने दावा किया है वहां की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के सामने कि हमारी सीटें ज्यादा है, इसलिए गोवा में हम सरकार बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और ए भी देखिए करंट अफेयर में क्या लिखा है। वर्तमान में विधानसभा में भाजपा के 12 और कांग्रेस के 14 विधायक गोवा में है। भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन सरकार को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के तथा गोवा की फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, यानी कि 3-3-6 ये, और इसी के साथ भाजपा का 12 यानी कि 18 हो गया। तो इनके अलावा 3 निर्दलीय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 1 विधायक भी गठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए राजी है, यानी कि इसके तहत ये भाजपा पार्टी का बहुत मत हासिल हो जाता है। इसीलिए फिर भी कांग्रेस ने यह दावा किया है कि सरकार हम बनाएंगे। तो हाल ही में ये इश्यू क्या आकर लेता है वो हम देखने वाले हैं। और यहां बात आती है गोवा, जो एरिया की दृष्टि से हमारे इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, तो उसी की दृष्टि से वहां
ए विधायकों में एससी की सिर्फ एक ही सीट है और कुल कितनी सीटें हैं? 41। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में अमेरिकी रियलिटी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट का खिताब किसने जीता है? आप इमेज में देख सकते हैं इस रियलिटी शो जिसका नाम है द वर्ल्ड बेस्ट, उसी की तस्वीर है और उसी में एक व्यक्ति को हाल ही में ये बेस्ट खिताब दिया गया है और वो है, इसी का नाम है दोस्तों लिडियन नादस्वरम। लिडियन नादस्वरम जो एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही मजा का पियानो बजाता है और उसी को हाल ही में अमेरिकी रियलिटी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट का खिताब दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है लिडियन नादस्वरम की, तो ये देखिए आप इमेज में देख रहे हैं वो है ये बच्चा और इसी के गुरु कौन है? ए.आर. रहमान साहब। तो दोस्तों ए.आर. रहमान साहब का ये छोटा सा शिष्य जिसने हाल ही में ये अवार्ड जीता है, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ए.आर. रहमान के शिष्य पियानो वादक लिडियन ने दक्षिण कोरिया के कुकी वॉन उर्फ द फ्लाइंग ताइक्वांडो मास्टर्स को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। और यह प्रतिष्ठित खिताब के तहत कितनी राशि इस बच्चे को मिली है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें नकद पुरस्कार दिया गया है इस बच्चे को। ये बहुत मजे की बात है। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने ब्रेक्जिट के बाद लागू की जाने वाली नीतियों को तैयार करते हुए एक नई अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति की घोषणा की है? यानी कि दोस्तों ब्रेक्जिट का सवाल आता है तब हाल ही में खबरों में रहा है ब्रिटेन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और उसी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति की घोषणा की है। और उसी के तहत हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स है वो वहां विदेश में जब पढ़ाई करने के लिए जाएंगे यूरोप में तो काफी सस्ता होगा, तो वो भी ये देख लीजिए। हमारे इंडियन स्टूडेंट के लिए एक खुश खबर है। इस रणनीति के तहत शिक्षा उपरांत दिए जाने वाले वीजा व्यवस्था में सुधार होगा जिससे भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इस नई रणनीति के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ब्रिटेन में काम करने की तलाश हेतु 6 माह तक रहने का मौका दिया जाएगा। यह रणनीति आगामी सत्र से प्रभावी होगी। तो दोस्तों वीजा में 6 माह के लिए ये अवधि पूरी होने के बाद भी वहां स्टूडेंट किसी भी काम की तलाश हेतु वहां ठहर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। कहां के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रीट हेतु इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हेतु ये लॉन्च किया गया है बंगलोर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है REIT, इसी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए और वो यहां फुल फॉर्म दिया गया है, रियल एस्टेट डेवलपर। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको ख्याल होना चाहिए और मैं यहां डीप से आपको समझाता हूं। ये देखिए, भारत का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी कि रीट अब निवेश के लिए उपलब्ध है। एम्बेसी ऑफिस पार्क बंगलोर के एक रियल एस्टेट डेवलपर ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट हेतु इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया है। एम्बेसी ऑफिस पार्क ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से 4,570 करोड़ रुपये जुटाने की एक बड़ी सी योजना बनाई है और इसी के तहत आपको एक रीट के बारे में यह पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। DECMA रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कारण भारत के बंगाल डेल्टा में होने वाले प्रवासन का मुख्य कारक रहा है? तो दोस्तों हाल ही में इस एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है और उसी के तहत ये बंगाल के डेल्टा में होने वाले प्रवास का मुख्य कारक रहा है आर्थिक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है बंगाल डेल्टा की, तो
तो आप दोस्तों ये देखिए, और बात आती है यहाँ जो फुल फॉर्म होता है DCEMA, इसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आप देख लीजिए, डेल्टाज वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन एंड एडेप्टेशन, जिसका आप यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, DECMA का फुल फॉर्म क्या होता है, डेल्टाज वल्नरेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन एंड एडेप्टेशन। तो अध्ययन ने इस रिपोर्ट में पाया गया कि आर्थिक कारण भारत के बंगाल डेल्टा में होने वाले प्रवासन का मुख्य कारक है और अधिकांश प्रवासी 20 से 30 वर्ष की आयु के वर्ग के हैं। और यहाँ बात आती है डेल्टा की, तो ये रिपोर्ट का जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आया एनालिसिस, उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा है मोर देन माइग्रेशन देन वुमन, यानी कि इसमें 83% जो मैन है वो डेल्टा में प्रवासन करते हैं। और यहाँ इकोनॉमिक बेस्ड, जो मैं हाल ही में बोला कि रीजन फॉर माइग्रेशन, जो माइग्रेशन का रीजन कौन सा अधिक जवाबदार है, तो वो है इकोनॉमिक्स 64%, और उसके बाद आता है सोशल 28, एनवायरनमेंट 7 एंड अदर 1। तो हाल ही में कल ये द हिंदू न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट खबर आई थी। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नए शोध के अनुसार TAVR शरीर के किस भाग को ठीक करने के लिए विकसित की गई एक नई तकनीक है। तो दोस्तों ये जो शरीर के एक भाग को ठीक करने की नई तकनीक विकसित की गई है वो है हमारा दिल, यानी कि हृदय, यानी कि हार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये हमारे शरीर को किस तरह ठीक करेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये देखिए इमेज में, इस प्रक्रिया का नाम ट्रांसकैथेरिक एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट है, जो TAVR का फुल फॉर्म है। फिर से बोलता हूं, TAVR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहां लिखा है ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। आप इमेज के जरिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये है हमारा दिल। और दोस्तों यहां हमारे दिल में एक तरफ 3 वाल्व होता है, एक तरफ 2 वाल्व होते हैं। तो कभी कोई वाल्व खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो उसी के तहत इस टेक्निक के जरिए यहाँ इस तरह वाल्व बिठाया जाता है। तो इसके जरिए उन रोगियों के खराब हो चुके हृदय वाल्व को बदला जा सकता है जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी आवश्यक होती है। तो ये बहुत बड़ी शोध की गई है वैज्ञानिकों द्वारा, और हाल ही में ये मरीजों के लिए काफी मददपूर्ण साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो निम्न में से कौन सी अर्हता नामांकन के संदर्भ में गलत है, यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां दिखाई गई है अर्हता, इसमें से कौन कौन सी अर्हता होनी चाहिए और कौन कौन सी गलत है, यहां लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ना ही जरूर है। तो भारत का नागरिक होना, ये तो सही बात है, वो ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा है न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो इसी के बारे में आप सोचते होंगे कि न्यूनतम आयु 30 नहीं बल्कि 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव कौन व्यक्ति लड़ सकता है, जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। और राज्यसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है, जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। लेकिन यहाँ न्यूनतम आयु 30 वर्ष नहीं 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ये बी ऑप्शन गलत है, यानी कि हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी। और तीसरी ओर आगे बढ़ते हैं, ए भी पढ़ लेते हैं, संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता। जी हाँ दोस्तों, संसद द्वारा कोई ऐसी अर्हता लागू की जा सकती है तो उसी का पालन करना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के एक लोकसभा क्षेत्र में अप्रैल में होने वाले मतदान की अवधि में 2 घंटों की वृद्धि की गई है। ऐसा भाई बनता है कि किसी भी राज्य में 2 घंटे ज्यादा अवधि दी जा सके। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक स्टेट में ऐसा हुआ है, और वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में लोकसभा क्षेत्र में अप्रैल में होने वाले चुनाव में
अवधि के दौरान 2 घंटे ज्यादा दिए जाएंगे। आखिर क्यों दिए जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि वहां का जो लोकल फेस्टिवल है और उसी के तहत ये 2 घंटे ज्यादा दिए जाने वाले हैं। क्यों दिए जाने वाले हैं? तमिलनाडु के मदुरै लोकसभा क्षेत्र में 18 अप्रैल को होने वाले मतदान की अवधि में 2 घंटे की वृद्धि की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने चेन्नई में यह जानकारी दी। यह निर्णय शहर में मनाए जाने वाले, जो आप इमेज में देख रहे हैं, वो शहर में मनाए जाने वाले लोकप्रिय पर्व कल्लड़गर के कारण लोगों की मांग पर ये लिया गया निर्णय है। तो दोस्तों ये पर्व खास याद रखिएगा। कल्लड़गर पर्व कहाँ आयोजित होता है? तमिलनाडु के मदुरै क्षेत्र में, और इसी के तहत एक करंट अफेयर में है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के विवाद निराकरण समिति में एक मामला हारने के बाद मुआवजे के तौर पर बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया? तो दोस्तों हाल ही में 2 देशों के बीच समझौता हुआ था। 2015 से 2023 तक हम 6 श्रृंखलाएं आयोजित करेंगे, लेकिन वो श्रृंखला आयोजित नहीं की गई और उसी के तहत एक देश को बीसीसीआई के एक निराकरण समिति ने ये मुआवजे के तौर पर हमारे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये मुआवजा भुगतान किया गया है, और वो देश का नाम है पाकिस्तान। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये भी देख लीजिए क्यों खबरों में आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की विवाद निराकरण समिति में एक मामला हारने के बाद मुआवजे के तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, यानी कि बीसीसीआई को 11 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया। दोस्तों यहाँ इसी का दोनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। काफी बार पूछा गया है और उसी के तहत ये याद रखना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो बात बनती है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। तो ये इमेज में देखिए, मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा कि ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड है यहाँ पर, और उत्तराखंड के जो ये एरिया आपको दिख रहा है वो है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत। और वो कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ है नेपाल नामक कंट्री, और यहाँ से यहाँ पर पड़ता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये जो सारा एरिया कवर किया गया है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व नेपाल के दक्षिण में हिमालय की तलहटी में है। लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए रिजर्व पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों के कुछ हिस्सों में फैला है। शारदा और घाघरा नदियों के साथ अभयारण्य के काफी हिस्से को घिरते हुए यह जल निकायों के समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों ये जल निकायों के समृद्ध स्रोत है क्योंकि यहाँ से ज्यादातर नदियां पानी के बहाव से गुजरती है। तो ये भी याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द ग्रे हाइपोकोलियस क्या है? पहली बार आपने भी सुना होगा, मैंने भी कल ही सुना है ग्रे हाइपोकोलियस शब्द। ये क्या है? तो दोस्तों ये है पश्चिम एशिया का छोटा सा प्रवासी पक्षी, जो हाल ही में हमारे देश में और खास तौर पर जो रेगिस्तान एरिया होता है वहां पे ये पक्षी आते हैं। तो दोस्तों एक ग्रे हाइपोकोलियस पश्चिम एशिया का एक छोटा सा पक्षी है। आप शायद इसे देखना पसंद करेंगे,
तो ये देखिए ग्रे हाइपोकोलियस। ग्रे हाइपोकोलियस जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है छोटा सा पक्षी। तो उसी के बारे में हम जानते हैं। एक छोटा सा प्रवासी पक्षी जो आमतौर पर पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अपना घर बनाता है और कच्छ का नियमित आगंतुक है, यानी कि हर साल वो नियमित समय अवधि पर वह यहाँ पे आते हैं। पहली बार 4 मार्च 2019 को यह पश्चिमी राजस्थान में दिखा गया और उसी के तौर पर एक करंट अफेयर में आ गया है। नाम जरूर याद रखिएगा, ग्रे हाइपोकोलियस नाम का एक छोटा सा पक्षी। 12वां क्वेश्चन, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों ये देखिए, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, हमें ढूंढना है गलत कथन कौन सा है। संविधान के अनुच्छेद 74 में लोकसभा के गठन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो यहाँ 74 नहीं होना चाहिए, 81 होना चाहिए। और 81 के तहत लोकसभा के गठन से संबंधित ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद गलत है, यानी कि ऑप्शन ये दूसरा क्वेश्चन गलत है। और दोस्तों कौन सा कथन गलत है? केवल 2 गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सदस्य राज्यों की संख्या कितनी है? यहां बात आती है हाल ही में, करंट अफेयर में है दोस्तों। इससे पहले भी हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में ये टॉपिक लिया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, इसी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना चाहिए। और इसी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के हाल ही के सदस्य है वो सभी इसके सदस्य भी है, यानी कि 193, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा फुल फॉर्म भी आपको। आगे बढ़ते हैं तो इसी के बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा पर्यावरण पर विशेष की सर्वोच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था है। विश्व में जो पर्यावरण के, हमने कल ही काफी महत्वपूर्ण खबरें देखी थी और उसमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हमने 3 बड़ी खबरें देखी थी, और उसी के तहत यहाँ कोई निर्णय लेना होता है जो पर्यावरण के बारे में, तो उसमें सर्वोच्च स्तरीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। यह आज दुनिया के सामने आने वाली महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करता है। पर्यावरण विधानसभा वैश्विक पर्यावरण नीतियों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने के लिए ये द्विवार्षिक रूप से मिलती है, यानी कि हर 2 साल इसकी बैठक होती है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही किस केंद्र शासित प्रदेश में 1 मार्च से प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, और वो किस स्टेट में? दोस्तों यहां स्टेट नहीं है, हमारे यूनियन टेरिटरी है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में 1 मार्च से प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? और वो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 मार्च से प्लास्टिक पर निषेध लगाया गया है। और हाल ही में हमारी कंट्री के बारे में सोचें तो अब तक 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने की लड़ाई में शामिल हो गए हैं, और पुडुचेरी ने 1 मार्च से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। भारत ने पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस पर हल किए गए अपने बीट प्लास्टिक प्रदूषण के लिए वैश्विक प्रशंसा भी उसने हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में रामकृष्ण परमहंस उनकी जयंती के कारण अखबारों में छाए रहे, तो बताइए ये इस महानुभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस महानुभाव के बारे में हम कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में स्वामी विवेकानंद थे।
तो दोस्तों सही बात है, रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जो काफी प्रसिद्ध थे। और दूसरी बात आती है, उनका जन्म कमरपुकुर में गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। तो दोस्तों हिस्ट्री की किताब में ए बी सेंटेंस लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का दोनों कथन सही है, और हमें यहां बोला है सही कथन कौन कौन से है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन हाल ही में ट्रेंड चला है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कलादान परियोजना भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई परियोजना है। तो दोस्तों हाल ही में कलादान परियोजना हमारे भारत और म्यांमार ये दोनों के बीच शुरू की गई संयुक्त रूप से ये परियोजना है, कलादान परियोजना। और मैं आपको ये बड़े ही अजीब तरीके से समझाना चाहूंगा। आप मैप में देखिए, और यहाँ है हमारा पूर्वोत्तर इलाका, और ये है कोलकाता, और कोलकाता से यहाँ नदी, और यहाँ से ये दरियाई मार्ग से, समुद्री मार्ग से यहाँ जो सिटवे पोर्ट है वहां पे ये म्यांमार से जुड़ जाता है। तो दोस्तों हमारी आवाजाही में काफी ये रूट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये रूट ही बोलते हैं भारत और म्यांमार के बीच कलादान समझौता। तो इस परियोजना के बारे में मैं आपसे थोड़ा और ज्यादा समझाना चाहूंगा। कलादान परियोजना म्यांमार में सिटेव पोर्ट को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ती है। भारत और म्यांमार द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना शुरू की गई थी ताकि पूर्व बंदरगाहों से म्यांमार तक और म्यांमार के माध्यम से देश के उत्तरी पूर्व हिस्सों में माल लदान के लिए एक बहु मॉडल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। और इस महत्वपूर्ण योजना जो आप इमेज में देख सकते हैं, कलादान प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार, और ये भी मैप में देख लीजिए, ये भी बहुत खूब है बात। यहाँ है कोलकाता, यहाँ पे सिटवे पोर्ट, और यहाँ के जरिए म्यांमार, म्यांमार के जरिए यहाँ हमारे पूर्वोत्तर राज्य है वहां भी माल पहुंचाया जा सकता है। तो यह परियोजना लगभग 1328 किमी की दूरी से कोलकाता से सिटवे तक की दूरी को कम कर देगी, यानी कि कोलकाता से इस रूट से हम यहाँ आएंगे तो काफी 1328 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन ये रूट हम अपनाएंगे तो काफी ही नजदीक आ जाएंगे पूर्वोत्तर स्टेट। तो इसी के तौर पर इस संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे को आवश्यकता को कम कर देगी, जिससे चिकन की गिरदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण बात थी जो आपको याद रखना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर में, और वो क्वेश्चन था हाल ही में हिंदी के किस जाने माने साहित्यकार को 2018 का व्यास सम्मान देने का ऐलान किया गया है। आप इमेज में भी देख सकते हैं ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति का सही नाम था लीलाधर जगोड़ी, और उसी को हाल ही में व्यास सम्मान देने का ऐलान किया गया है, और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। वेरी गुड। और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों पर मतदान से पहले कितने घंटे के दौरान चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। और दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और इसी का सही आंसर आपको मुझे यहां कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आंसर लिखना मत भूलिएगा। आंसर के साथ साथ जो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा विस्तृत रूप से कमेंट लिखिए, और आपके मोबाइल में जो फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है इसी में एक बहुत ही लाभदायक जो लिंक होती है हमारी वीडियो की, वो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।